नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपको पता है कि हम लास्ट 12 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, जहां पर हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, हम हर एक क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं, हर एक क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं, जो ऑप्शंस हैं उन्हें डिकोड करते हैं, और अगर कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आगे आने वाले सालों में पूछा जा सकता है उसे देखते हैं, है ना। तो इस क्लास में आपको हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, हर एक ऑप्शंस को हम डिकोड करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो क्लासेस है ये मंडे से लेके फ्राइडे तक हर रोज होती है। सैटरडे संडे मैं वर्क कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, कि मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर सकूं चार पार्ट्स में, चार पार्ट्स में, ठीक है। और अभी आज इसका डे नंबर 6 है। डे नंबर 5 तक हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है ना। आज हम 51 से लेके 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 45 मिनट से लेकर 1 घंटा 10 मिनट तक होती है ना। किसी दिन अगर क्वेश्चंस में समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स होंगे। बट हाँ, किसी किसी दिन अगर कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ गया है तो हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो इतने की ही क्लास आपको देखने को मिलेगी, तो इसे आप अपने डेली स्केड्यूल में ऐड कर लो, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, बट अभी 2014 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस भी ऐड करी हैं, ठीक है, जिससे आपके लिए समझना चीजों को और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 51। अब बोला गया है, ये जो टर्की है ये किन दो सीज के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, है ना। तो आपको उस टाइम पर ये किसी वजह से न्यूज में चल रहा होगा टर्की, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। बट फिर भी आज के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? टर्की को ही काउंटर करने के लिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर 3-4 महीने पहले साइप्रस गए थे, है ना। तो इस वजह से हमारे लिए साइप्रस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और टर्की भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी लोकेशन मैप पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहां पर दिख रहा होगा ये है टर्की, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं, ये है टर्की। अब उस क्वेश्चन के लिए तो आपको आंसर इजीली मिल गया कि ये रहा ब्लैक सी और ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसके बीच में टर्की है। बट आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है लेक वैन। लेक वैन से मुझे कुछ याद आया कि सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ये जो एनाटोलियन प्लेट्यू है ये भी टर्की में है, टॉरस माउंटेन्स भी टर्की में है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वहीं पर क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारी और भी चीजें दी गई थी, जैसे कि ब्लैक सी तो हमने देख लिया, मेडिटेरेनियन सी देख लिया, इन दोनों के बीच में टर्की है, ठीक है। तो ऑप्शन तो ये है करेक्ट। बट बात यह है कि कैस्पियन सी कहां पर है, गल्फ ऑफ सुएज कहां पर है, डेड सी कहां पर है, गल्फ ऑफ अकाबा कहां पर है, ये चीजें हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेड सी, ठीक है। ये जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे इजराइल, सीरिया, तो वैसे ही न्यूज में रहता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन जिस वजह से डेड सी भी हमेशा न्यूज में रहता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डेड सी किन दो देशों के बीच में है। तो अब आपको साफ पता चल रहा है किन दो देशों के बीच में है, ठीक है, जॉर्डन एंड इजराइल। ये क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी न्यूज में है। ये क्या है? सी ऑफ
गलील, ठीक है, गलीली बोल लो, गलील बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये किसके बीच में? ये है इजराइल और सीरिया के बीच में, ठीक है। करंट अफेयर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे सीरिया में आपने देखा था कि सीरिया में भी ब्लास्ट देखने को मिले थे। इजराइल तो हमेशा न्यूज में रहता है। यहाँ पर दो क्रॉसेस भी हैं, वो भी हमें देखना है, पासेस जो हैं वो देखने हैं, यहाँ पे एक पास है, ये भी हमें देखना है। तो ये सारी चीजें मैं करंट अफेयर्स में आपको बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट जगहें चल रही हैं वो भी पता हो, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया, ये दोनों इमेजेस देख ली, दो इमेजेस और है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले सालों में पूछा गया है कि ये जो कैस्पियन सी है, इसे कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, कजाकिस्तान। उस ऑप्शन में उज्बेकिस्तान दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना है कि उज्बेकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उज्बेकिस्तान क्या है, यहां पर इसे, इसके आगे, उज्बेकिस्तान के आगे कजाकिस्तान आ जाता है। तो इस वजह से इसके आगे उज्बेकिस्तान की कोई भी बॉर्डरिंग पार्ट नहीं है कैस्पियन सी के साथ, ठीक है। फिर आपको याद रखना है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। अजरबैजान और अर्मेनिया भी काफी न्यूज में रहते हैं, है ना। तो इसलिए आपको इन दोनों के बारे में भी पढ़ना है करंट अफेयर्स में, जो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा है, रशिया। तो ये कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती है किसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। आगे, गल्फ ऑफ स्विज, गल्फ ऑफ स्विज आपको दिख गया, ये है गल्फ ऑफ स्विज, ठीक है। कहां पर है, इजिप्ट। आपको दिख रहा है कंप्लीटली इजिप्ट के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है, रेड सी से कनेक्टेड। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, ना कि बस ये देख लिया कि अच्छा टर्की के आसपास कौन है, नहीं। अब जब ये सारे सीज आपको दिए गए हैं, तो आपको ये भी देखना है कि जो ये सारे सीज है, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, डेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, ये कहां पर है वर्ल्ड मैप में, इनके आसपास की कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो ना हो, बट यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने चीजें करनी है। आज एक, मतलब कि मुझे बीच में कमेंट भी आया था, जो मैंने शायद पिछली पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, कि राइटिंग को लेके। तो आज मैंने कोशिश करी है कि राइटिंग बेटर हो, क्योंकि पावर पॉइंट पर ना सॉल्व करके मैं इस ऐप पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आज राइटिंग बेटर होगी पहले से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्वेश्चन ये लिखा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस of the occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceeds from south to north, मतलब नीचे से ऊपर तक हमें बताना है, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब वर्ल्ड मैप पे आपकी कमांड अच्छी है, ठीक है। अगर आपने साउथ ईस्ट एशिया को अच्छे से पढ़ा है, अफ्रीका अच्छे से पढ़ा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अच्छे से पढ़ा है, यूरोप अच्छे से पढ़ा है, एशिया अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्यों आया होगा उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी जो है वो हमेशा ही न्यूज में रहता है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ऊपर से, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्या, साउथ ईस्ट एशिया, तो इस वजह से भी ये पूछा गया है। तो अगर आपको उस टाइम पर सिटीज भी नहीं पता होती, बस इतना पता होता कि ये कहाँ कहाँ पर है, तब भी आप इसे सॉल्व कर लेते। लाइक अगर आपको पता है कि जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया, आपको पता है कि मैप में, आगे मैंने मैप ऐड किया हुआ है बट अभी बता देता हूँ, सबसे नीचे है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आना था, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर तक के लिए बताना है। तो जहां पर थर्ड नहीं है, वहां पर मैं काट देता हूँ उन ऑप्शंस को। अब मेरे पास दो ही चीजें बची हैं, ठीक है। और यहां पर भी मुझे पता है या तो टू ही लास्ट में आएगा या तो वन। तो मतलब कि ये तो कट गया, ऑप्शन टू या वन में से मुझे देखना है, ठीक है। अब आपको हेनोई पता है, अगर अभी मैं आपको मैप दिखा दूंगा, और बैंकॉक आपको पता है कहाँ पे है, थाईलैंड। आ जाओ वाला। अब जरा हमने जब 50-50% तक पहुंच चुके हैं, तो अब जरा हम पढ़ लेते हैं, अगर हमें याद नहीं है कौन सी सिटीज कहाँ पे है तो। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है, तब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, बाद में फिर से नॉर्मल कर देंगे। हाँ जी। अब देखो जरा, ये रहा हनोई, ब्लैक,
ब्लैक 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 या वाइट ले लेते हैं, वाइट भी दिख जाएगा। ये है हनोई, ठीक है। कहाँ पे है? वियतनाम में। ये रहा बैंकॉक, कहाँ पर है? थाईलैंड में, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड कौन सी थी, अभी मैं देख लेता हूँ, चलो ऊपर जाके तो नॉर्मल कर लेते हैं पहले। हाँ जी, थर्ड हमारी कौन सी थी? जकार्ता और सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर तो फिर पता ही चल गया ना कहाँ पे है, ठीक है। ये रही सिंगापुर और ये रही जकार्ता। तो मैंने आपको बोला था जकार्ता तो इंडोनेशिया, तो फिर उससे पता ही चल गया था सबसे लास्ट में होगी। उसके ऊपर है सिंगापुर, देन उसके बाद है बैंकॉक, देन उसके बाद है हनोई, ठीक है। तो अब आगे आने वाले सालों के लिए आप साउथ चाइना सी से रिलेटेड और चीजें देख लेना। लाइक बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी इस इमेज में आपको क्या मिल जाएगी? सिटीज मिल जाएगी, आपको स्टेट्स भी मिल जाएगी। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए बोले तो क्या करेंगे, ईस्ट से वेस्ट लगाने के लिए बोले तो क्या करेंगे। उसी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी सिटीज के का एक इमेज ऐड कर दी है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देखते रहना। अभी इसको नॉर्मल कर लेता हूँ वापस में, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अब हमें समझ में आ गया कि सबसे नीचे क्या है? जकार्ता, जकार्ता के बाद क्या आया था? सिंगापुर, सिंगापुर के बाद क्या आया था? बैंकॉक, बैंकॉक के बाद क्या आया था? हनोई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। अब आप क्या करना, बस साउथ ईस्ट एशिया का मैंने आपको नीचे मैप दे दिया है, तो उस मैप को आप देखना कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी सिटीज कौन कौन सी हैं। क्योंकि आगे आने वाले सालों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी मतलब कौन सी सिटी कौन से देश में है। लाइक बैंकॉक किस कहाँ है, हनोई कहाँ पे है, जकार्ता कहाँ पर है, सिंगापुर कहाँ पर है। तो आगे कंट्रीज लिखी जाएगी तो मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा बस इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बस, ठीक है। पानी पी लेता हूँ तब तक, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप आराम से पढ़ो। हाँ जी। अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा है द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस। उस हिसाब से ये था, अब तो ये बोला जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला गया ना तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पहले तो 2 डिग्री सेल्सियस मान रहे थे हम, अब तो बोल दिया है रिपोर्ट्स के अनुसार कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तब भी हमें एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बोला गया है शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degree Celsius above the pre-industrial level, pre-industrial level किसे बोला जाता है? जो 1850 से 1900 के पहले का टाइम है उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ही हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी इंडस्ट्रीज की, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। बोला गया है व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट और इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। अब देखो, मैंने आपको पिछली 5 क्लासेस में बताया हुआ है कि जब भी आपको कोई भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, आपको उसमें दो चीजें देखनी है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो 100% आप श्योर हो कि हो ही नहीं सकता, प्लस क्या उसमें कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स दिए गए हैं स्टेटमेंट्स में, एक्सट्रीम वर्ड्स। अगर आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी आप उस स्टेटमेंट को इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में गलत मानोगे। नहीं, अगर ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ 0.01 चांसेस भी हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत नहीं मानोगे। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि क्या एक्सट्रीम वर्ड्स दिए गए हैं। अगर एक्सट्रीम वर्ड्स दिए गए हैं तो आप समझ जाओ कि भैया ये ट्रैप है और इस स्टेटमेंट को गलत मानना है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में आओ, सिर्फ हम स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ के जाता, कोई नहीं करके जाता ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है टेरेस्ट्रियल बायोस्फेयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। नेट कार्बन सोर्स का मतलब क्या है कि आपको पता है कि
टेरेस्ट्रियल की बात करी गई है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ऐसे ही नेट कार्बन सोर्स का मतलब क्या है कि अगर हम ये देखें कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसमें अगर बनने की मात्रा ज्यादा है, मतलब कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, किससे? उसके खत्म होने से, लाइक प्लांट्स के थ्रू, या फिर हम कोई प्लांट बना रहे हैं, लाइक आप समझो कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, है ना, नेट कार्बन सोर्सेस को कम करने के लिए। तो अगर ऐसे केस में हमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो नेट कार्बन सोर्स है वो जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली कार्बन जो है वो प्रोड्यूस ही हो रही है। ठीक है, और नेट जीरो कार्बन की क्या बात करेंगे कि जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही खत्म भी हो गया, उसे नेट कार्बन जीरो जोन बोलेंगे। ठीक है, या नेट कार्बन जीरो सोर्स बोलेंगे। अब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है टेरेस्ट्रियल बायोस्फेयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जी वो एरिया नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट थी जो करेक्ट होनी ही थी। मैं इतना एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, अगर वो बच्चा जो पहली बार यूपीएससी की जिसने तैयारी स्टार्ट करी है उसे भी चीजें समझ में आए। जिन्होंने बहुत बार चीजों को एनसीईआरटीज को पढ़ लिया है, एनवायरमेंट पढ़ लिया है, उन्हें तो ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, अगला बोला गया है वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। देखो कोरल का मतलब क्या है था, कोरल रीफ। ठीक है, कोरल रीफ के बारे में कल वाली क्लास में बहुत ही डीप में डिस्कशन किया है हमने। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कोरल रीफ का मतलब क्या है। जो कोरल रीफ्स हैं उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल बढ़ जाएगा, है ना। ज्यादा, आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वाटर टेम्परेचर, सी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कोरल डेथ देखने को मिलती है, जिसे एल्गल ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे एल्गल ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, यहां पर हमें कुछ भी गलत देखने को नहीं मिला। वहीं पर यहां पर बोला गया है ऑल दी ग्लोबल वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में भी डे वन वाली क्लास में हमने डीप में डिस्कशन किया। तो ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली, अरे परमानेंटली का मतलब क्या है कि वहां पर फिर से कभी भी जिंदगी में वापस पानी जमा ही नहीं होगा। ठीक है, वेटलैंड्स का मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आई होप आपको वेटलैंड्स का मतलब क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसा उनका कहना है कि अब जहां पर वेटलैंड थे वहां पर फिर से कभी वेटलैंड हो ही नहीं सकते। भाई कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैंने अभी आपको क्या बोला था, एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन में ढूंढो एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहाँ है, और अगर लॉजिक नहीं बना रही है भाई काट दो उसे। ठीक है, थ्री कटते ही दो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गए हैं हमारे। ठीक है, बट हमें हर एक स्टेटमेंट पढ़नी है, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट्स बन के आ रही हैं अब के एग्जाम्स में 2024-25 में हमने देखा है वहां पर एलिमिनेशन पूरे पेपर में वर्क नहीं कर रहा है, तो सारी स्टेटमेंट्स इसलिए पढ़ना जरूरी है। बोला गया है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसी 0.01% वाली जगह भी नहीं होगी जहां पे सीरियल उगाए जा सके। भाई साहब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहां दिखे कान खड़े करो। अगर आपको दिख रहा है वो कि हाँ ये तो भाई एकदम ही गलत है, उसे काट दो। तो ऑप्शन नंबर जो है वो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, मतलब पहली दो स्टेटमेंट्स ही सिर्फ जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको यही दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको चीजें आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी समझ में आएंगी। ठीक है, लाइक नेट कार्बन सोर्स पढ़ा है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि नेट कार्बन सोर्स का मतलब है वो जगह या वो एरिया या वो रीजन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रही है और पैदा भी हो रही है, बट पैदा ज्यादा हो रही है और खत्म कम हो रही है, उसे नेट कार्बन सोर्स बोलेंगे। और नेट कार्बन जीरो जोन किसे बोलेंगे, जितनी पैदा हो रही है उतनी ही खत्म भी हो जा रही है, तो उसे नेट कार्बन जीरो सोर्स बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए पेज छोड़ा था, बट कोई बात नहीं।
अब देखिए यहां पे लिखा गया है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं हम सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रुथ ओनली ट्रियम्फ्स। ट्रायम्फ बोल लो, ट्रियम्फ बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो। मैं तो कहता हूँ इंग्लिश को कि ऐसी तैसी मारो। ठीक है। अब क्या है? सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत मुश्किल है करना, है ना। सब एक तो एंशिएंट हिस्ट्री वैसे ही लोग छोड़ के जाते हैं, और ऊपर से ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो फिर तौबा तौबा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। आता है ठीक है, नहीं आता है नेगेटिव मार्किंग मत करवाना, छोड़ के आगे बढ़ना। बट क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ऑप्शन इनमें से एक ही करेक्ट है, पर बाकी तीन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको सबसे पहले सबके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो कथा उपनिषद है ये क्या है। मैं यूपी लिख रहा हूँ, ठीक है, बस यूपी ऊपर एन, तो उपनिषद समझ जाना, मैंने उपनिषद लिखा है। तो पहले कथा उपनिषद के बारे में समझते हैं। हिंदी में पहले समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। ठीक है। अब आप समझो ये जो कथा उपनिषद है, इसमें एक स्टोरी दी गई थी नचिकेत और यामा के बारे में। नचिकेत कौन था? एक यंग बॉय था। और यामा कौन था? एक गॉड ऑफ डेथ था। गॉड ऑफ डेथ ने इस यंग बॉय नचिकेत को तीन जिसे हम बोलते हैं ना वरदान दिए थे, तीन विशेष दी थी। ठीक है। और इन विशेष के थ्रू जो गॉड ऑफ डेथ है वो नचिकेत जो कि एक यंग बॉय है उसे कर्मा और रीबर्थ के बारे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो ये कथा उपनिषद में दिया गया है। अब क्वेश्चन अगली बार ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद, ठीक है, हैव द स्टोरी ऑफ नचिकेत एंड यामा। तो उस टाइम पर याद रखना कथा उपनिषद होगा राइट आंसर। ठीक है। तो मैं अभी आपको यहां पे लिखवा देता हूं। कथा उपनिषद इज नोन फॉर द स्टोरी ऑफ नचिकेत। ठीक है। नचिकेत कौन था? यंग बॉय। ठीक है। एंड यामा। यामा कौन है? मैंने अभी बताया आपको, गॉड ऑफ डेथ। ठीक है। ये बस इसके बारे में याद रखना है। इस स्टोरी के थ्रू क्या बताया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कर्म एंड बर्थ। तो अब अगर क्वेश्चन अगली बार पूछ लिया जाए आगे आने वाले सालों में कि कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड बर्थ इज गिवन इन, तो आपको पता होना चाहिए कथा उपनिषद। या फिर नचिकेत एंड यामा की स्टोरी किसमें? तो कथा उपनिषद। पहला समझ लिया। सेकंड पे आते हैं। ठीक है। सेकंड है चन दो गया उपनिषद। ठीक है। अब ये चंदोग्या उपनिषद क्या है? ये जो पूरा का पूरा उपनिषद है ना, ये फोकस्ड है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर। और इसमें बताया गया है जो वर्ड ओम है ना, जैसे हम मंत्रा ओम जो बोलते हैं ओम ऐसे करके, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बस दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। फोकसेस ऑन मेडिटेशन। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऐड की जा सकती हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बता देना। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मंत्र। ठीक है। इंग्लिश में हर चीज के आगे ए लग जाते हैं, मंत्रा हो गया। ठीक है। मंत्र ओम। ठीक है। इसे याद रखना, इसमें ये दिया गया। थर्ड हमारे पास क्या है? एतार्या। एतार्या उपनिषद। ठीक है।
जो ये ऐतारेय उपनिषद है ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज अ की टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, तो आपको याद रखना है ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, ऐतारेय उपनिषद, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इज अ की टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या आता है, फोर्थ हमारे पास आता है मुंडका। मुंडका उपनिषद। ठीक है, जो मुंडका उपनिषद है जैसे ये की टेक्स्ट है ऋग्वेदा का, ऐसे ये लिया गया है फ्रॉम अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद से ये लिया गया है। दूसरा जो आपको मोटो है ना, किसका, सत्यमेव जयते का, वो इसमें दिया गया है। तो बस मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि सत्यमेव जयते, क्योंकि ऊपर तो पूरा लिखा हुआ है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड इन विच एम्बलम ऑफ इंडिया। तो इस वजह से आपको ये याद रखना है कि ये किसमें दिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये किसमें दिया गया है, ये दिया गया है मुंडका उपनिषद। तो अब आपको राइट आंसर समझ में आ गया कौन सा है, मुंडका उपनिषद। तो अब आपको क्या पता चल गया, कथा उपनिषद के बारे में भी, चंदोग्या उपनिषद के बारे में, ऐतारेय उपनिषद के बारे में भी, और मुंडका उपनिषद के बारे में भी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है कि अगली बार, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है 10 साल तक वो नहीं पूछते, 10 साल के बाद फिर ये ऑप्शंस के बारे में पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 साल के बाद, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब हो चुके हैं भाई, इसलिए मैं 2014 से करवा रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन है कि अब आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझाने की जगह है, तो आप अगर कुछ ऐड करना चाहें अपने आपसे इंफॉर्मेशन, तो आप इस पीडीएफ के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पीडीएफ आपको जब ये पूरा 2014 का पेपर मतलब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ये है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस खाली स्पेस को यूज करना है तो आप कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा नोट्स के लिए। ठीक है, इसलिए ये जगह छोड़ी गई है कि अगर मुझे कम जगह मिले तो मैं लिख लूँ, नहीं तो आप लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको ये पता होता कि ये सीधा किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 51 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, तो आप वहीं से बता देते कि आर्टिकल नंबर 51 मतलब पार्ट कौन सा है, पार्ट 4। पार्ट 4 कौन सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहीं से आप बता देते ये है। अब देखो, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 51 की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे करने से अच्छा ऐसे लिख देते हैं। आर्टिकल नंबर 51 जो है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि प्रमोशन ऑफ इंटर नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला हो गया। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि रिलेशन बिटवीन टू नेशंस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कौन से आर्टिकल की बात करी गई है, तो आर्टिकल 51। तो मैं चार ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, ठीक है, उनके बारे में लिख देता हूँ। तो यहां पर है सबसे पहले मेंटेन जस्ट रिलेशन। रिलेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन नेशंस। ठीक है, थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी हम रिस्पेक्ट करें।
ठीक है, क्योंकि अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉज की, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अपने आप प्रमोट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, उसके बाद जो है कि अगर किसी भी दो देश के बीच में जैसे डिस्प्यूट है किसी चीज को लेके, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी टेरिटरीज को एक्सचेंज किया था, ऐसे ही अगर किसी भी देश के साथ हमारा जिसे हम कहते हैं कि डिस्प्यूट है, तो उसे हम सॉल्व कर लें, उसकी सेटलमेंट को हम एनकरेज करें, उसके बारे में भी इधर लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ आपके लिए और अच्छे से, इधर नेक्स्ट पेज पे चीज़ों को समझा देता हूँ। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कमेटी कब आई थी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने कब ये रिकमेंडेशन दी थी, 1976 में। इसीलिए उसके बाद एक अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें इन ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो कब ऐड किया गया, एडेड बाय, देखो मैं क्यों ये कमेटी आपको बता रहा हूँ, स्वर्ण सिंह कमेटी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कमेटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कमेटीज किससे रिलेट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेशन रखने वाली कमेटी कौन सी है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ऐसे ही बोला गया है कि एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में कितनी ड्यूटीज ऐड हुई थी, 10 ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। ठीक है, इधर क्या कोई आर्टिकल आया था इसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, बिल्कुल इसके लिए एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 51A। ठीक है, वो पीछे जो इंटरनेशनल सिक्योर वो है पीस एंड सिक्योरिटी, वो याद रखना 51 है, ये 51A है। क्या इसके लिए कोई पार्ट ऐड किया गया, बिल्कुल पार्ट 4A। ठीक है, पर आपको पता है कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज तो 11 है, तो यहां पर आपने सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी की बात क्यों करी गई, ये भी याद रखना, 1976। ठीक है, तो फिर आपको याद रखना है जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो ऐड करी गई किससे, वो ऐड करी गई 86th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट, ईयर कौन सा था, 2002 से ऐड करी गई। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी कि हर एक पेरेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन से, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, बट उन बच्चों की एज क्या होगी, 6 से लेके 14 साल तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ओपीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, टी यहाँ पे लिख देता हूँ, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, जिनकी एज क्या होगी, टू देयर चिल्ड्रन एज्ड 6 से लेके 14 साल तक, 6 से लेके 14 साल तक, 14 ईयर्स। ठीक है,
ये फंडामेंटल ड्यूटी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है नाइन्थ स्केड्यूल। ठीक है, ये जो नाइन्थ स्केड्यूल है ये क्या है? ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में मतलब क्लास नंबर ये 6 है ना, तो क्लास नंबर 5 में आपको एक ट्रिक बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, जिस ट्रिक से आपको सारे स्केड्यूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी में नाइन्थ शेड्यूल जो था उस ट्रिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो किससे रिलेटेड था? लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ठीक है। हुआ क्या था, जो ये जमींदारी सेटलमेंट था, इन सारी चीजों का क्या था? एबॉलिशन करना था। ठीक है, और जो लैंड थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, उससे रिलेटेड ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये स्केड्यूल है। कौन से अमेंडमेंट से इसे लाया गया था? इसे लाया गया था एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1951 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड और क्या चीजें याद आपको रखनी है कि हुआ क्या था, ये याद रखना हुआ क्या था कि पहले जुडिशियल, मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, हिंदी में लिखूंगा तो छोटा छोटा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। पहले जो जुडिशियल रिव्यू क्या था? जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं था। पहले जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं था, बट फिर क्या हुआ? एक केस आया, क्या नाम था उसका? आई आर को एल हो केस। कब आया था ये? 2007 में। उसके बाद बोला गया कि अगर जो भी मतलब कि चीजें नाइन्थ शेड्यूल के अंडर आती है, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर आती हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करेंगी, तो उसके ऊपर जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू ला सकता है। ठीक है, मतलब कोर्ट उन चीजों को देख सकता है। पहले ये अलाउड नहीं था, बट इस केस के बाद आफ्टर आई आर कोएल्हो केस 2007, जुडिशियल रिव्यू अलाउड हो गया। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि जो नाइन्थ शेड्यूल है ना, उस इस वजह से ये आई आर को हेलो केस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? देखो यार, ये प्रोग्राम ना उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, आज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें टाइम देना भी बेवकूफी है। ठीक है, ये आया था कुछ 2009-10 में प्रोग्राम। ठीक है, और उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप समझो इसे 4-5 साल पूरे होने वाले थे, और क्या पता उस टाइम पे किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहा हो, तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन से हम क्या पता लगा सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी स्कीम को 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, किसी भी स्कीम को 5 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, या कोई भी स्कीम जो नई ऐड करी गई है बजट में, जब बजट आता है तो बहुत सारी जो स्कीम्स है वो ऐड करी जाती है, या फिर बजट के बाद भी उस साल में, जैसे इस बार के लिए 2025 में और 2026 में अगर कोई नई स्कीम या कोई नया बिल आता है, तो उसको आपको करना है, पूरी तरीके से समझना है, पता करना है कि कितने साल के लिए स्कीम लाई गई है, इसके बेनिफिट्स किसको मिलेंगे। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो सब हम किस में कन्वर्ट कर कंप्लीट करेंगे? हम करेंगे कंप्लीट करंट अफेयर्स में। ठीक है, जिसके सेशन शायद अगले हफ्ते से ही मैं शुरू कर दूं, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ भी उठा के आपके लिए ले आऊं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है हमारे एग्जाम का, और आपको पता है जब आप कितनी ही कंपाइलेशन पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद भी जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई इतना सारा पढ़ा था, आया तो एक या दो क्वेश्चन है। उसके पीछे रीजन है, करंट अफेयर्स को सिर्फ एक ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक चीज है सिर्फ वो याद करो। सब कुछ याद करने जाओगे तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम होगी, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है और जो है कि आना ही है, सिर्फ वो चीजें पढ़ो। सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, पहले ही बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे लिखा गया है उस टाइम के हिसाब से, याद रखना कि ये जो है वो इसका मतलब कि एक इम्प्लीमेंटिंग बेनिफिट नहीं था, तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट था, बाकी सब करेक्ट थे। तो उसके हिसाब से देख लो ऑप्शन कौन सा है, 134। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस ये समझ लेना पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती है, वो रिवर्स जो पूरा साल बहती रहे। सीजनल कौन सी होती है, जब मानसून का टाइम है उस टाइम पर कोई रिवर बह रही है तो उसे सीजनल रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है, बट किस तरीके से पूछा जाएगा बता देता हूँ। देखो, ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, उस टाइम पर थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट 2015 में इसको चेंज कर कर किसे लाया गया, नीति आयोग। किसे लाया गया, नीति आयोग को। ये कब आई थी, ये आई थी 19 ये आई थी 1952 में। ठीक है, ये 2015 में इसी को सेम टू सेम सारे वर्क इसके यही हैं, बट नाम चेंज कर दिया। 2015 में क्या रख दिया, नीति आयोग। ठीक है, इसका ये काम है कि प्लानिंग जो भी है प्लानिंग के ऊपर वर्क करे। ठीक है, फिर आता है फाइनेंस कमीशन। अब आप यार खुद सोचो, ये जो फाइनेंस कमीशन है, सबसे पहले तो इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280। ठीक है, जो ये है इसका फंक्शन क्या है आपको पता है, ये जो रेवेन्यू होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे रिकमेंडेशंस देता है, जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट होना है किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। तो इसका काम सिर्फ वो है, प्लानिंग से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। फर्स्ट गया, सारे गए, एक ही बचा। बट अब इतना आसान नहीं है चीजों को करना, है ना, आपको पता है जिस तरीके से स्टेटमेंट्स पूछी जाती है, इस वजह से फंक्शंस और हर एक चीज याद रखो। जैसे आर्टिकल क्या है, 280, और क्या करता है, recommends the distribution of the tax revenue between union and states। ये इसका काम है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसे अब नीति आयोग बना दिया गया है, बिल्कुल इसका काम है ये। ठीक है, दूसरी बात इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि ये है क्या, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको याद रखना है, नीदर नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, जिसे जिसे किसी जिसके लिए कोई आर्टिकल ऐड किया गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जिसे किसी एक्ट से लाया जाए, जिसे किसी एक्ट से लाया गया जाए। तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये कैसी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से लाई गई थी। ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से लाई गई थी। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा ना, एक तो इतना मेन इंस्टीट्यूशन है, ऊपर से ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीसरी चीज देखो, इनका तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, प्लानिंग इन इंडिया की बात करी जा रही है, कोई सिर्फ रूरल डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग की बात नहीं करी जा रही। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्लियामेंट। अरे यार देखो, एक चीज याद रखना, जब भी एग्जाम में कोई चीज लिखी जाए ना कि पार्लियामेंट ये कर सकता है, पार्लियामेंट वो कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट इस चीज को चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट से कुछ छीन सकता है, तो याद रखना वो सारी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट होंगी, क्योंकि यार पार्लियामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पार्लियामेंट बिल पास कर कर कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट देखने को मिले, जो आगे वाले एग्जाम पेपर्स में देखने को भी मिलेगी, तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आती है तो वो करेक्ट ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ये,
एंड ये 2 एंड 5, बाकी किसमें दे रखा था, सी में, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तब तक पानी पी लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जब ना कभी आपको नहीं पता कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में हमने कुछ नहीं याद किया, कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी एक बार ऑप्शंस को देख लेना। अगर आपने ऑप्शंस को देख लिया ना, तो कई बार क्या होता है, हमें चीजें क्लियर हो जाती है खुद ही। अब जैसे प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, अब देखो यार, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, तो उसका काम यही तो होगा कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे कैबिनेट कमिटीज को। चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि इसको ही हमने तोड़ा मरोड़ा, तो हमें समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब देखो, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्टर्स, आप सोचो कि एक, मतलब कि सेक्रेटेरिएट है, क्या उसके पास इतनी पावर होगी कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करे मिनिस्टर्स को? बिल्कुल भी नहीं यार, ये काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स, उसका ये काम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई ना, तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। अब वही है कि सब पता होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों है। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, ये भी इनका काम है। तो अब क्या है कि हमें काम पता होने चाहिए किसके, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के। दो काम तो हमें पता चल गए कि एजेंडा प्रिपेयर करना है और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देनी है किसको, कैबिनेट कमिटीज को। और इसके क्या फंक्शंस है, ठीक है, और इसके क्या फंक्शंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो स्मूथ तरीके से रन करे, ये भी इनका एक काम है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ensuring ensuring smooth functioning, फंक्शनिंग ऐसे लिख देता हूँ, फंक्शनिंग को, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेसेस, ठीक है। और क्या फंक्शंस है इसके, ठीक है, जितने भी कैबिनेट डिसीजंस हुए हैं उन्हें मॉनिटर करना कि उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉनिटरिंग, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मॉनिटर, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिस्कशन, ठीक है, कैबिनेट डिस्कशन। और इनका काम क्या है, इनका एक काम ये भी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इनका एक काम ये भी है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है उन्हें बनाए रखें। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, तो ये कुछ काम है, ऐसे 5 काम मैंने आपको बता दिए, अगली बार कुछ चेंज करके आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के। ठीक है, और ये याद रखना है, जो ये एलोकेशन करना होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ये किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। उसके अंदर भी जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसका ये काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ वही लोग मतलब सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने
बेसिक से गवर्नेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, पहले तो इसको तोड़ते हैं और समझते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट की जो पावर है वो प्रॉपरली डिफाइंड होती है और लिमिटेड होती है एक फंडामेंटल लॉज के थ्रू, ठीक है। अब ये फंडामेंटल लॉज क्या होते हैं, ये फंडामेंटल लॉज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। या फिर हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है वो गवर्नमेंट जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चले, ठीक है, जहां पर हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको अभी आगे सब कुछ लिखवा दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट समझ में आ गया। अब बोला गया है places effective restriction on individual liberty in interest of state authority। अब देखो यार, अगर स्टेट की अथॉरिटी का इंटरेस्ट देखने लगे तो शायद आपको बोलने की लिबर्टी भी ना दी जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप सोचो कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, हमें क्या पता भाई, कल को वो बोले कि आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी मत दे, ये स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आपकी लिबर्टी को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के एकदम उल्टा है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट है। ओके। अब दूसरा क्या है, ये तो आपको डिक्टेटरशिप में देखने को मिलेगा। उसके बाद लिखा है प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये है। आप देखो फंडामेंटल राइट्स क्यों लाए गए, हमारी लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, हमें फ्रीडम दी हर एक चीज की, ठीक है। वो क्यों दी, उसके पीछे एक रीजन था कि इंडिविजुअल लिबर्टी बनाई जा सके और जो स्टेट की अथॉरिटी है ना उसको कर्व किया जा सके, उसके ऊपर इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके, ताकि जो लोग रह रहे हैं इस देश में उनकी लिबर्टी को कोई भी हाथ ना लगा सके, ठीक है। आपको पता है बहुत कम टाइम होता है, जैसे जब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए उस टाइम पर ही आपकी लिबर्टी को कर्व किया जा सकता है, उसमें भी आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं जाएंगे, ठीक है। बट बाकी सारे टाइम पर आपके पास एक लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो यही इंश्योर करती है कि एक इंडिविजुअल के पास उसकी लिबर्टी रहे और जो अथॉरिटी है वो उसे कर्ब ना करे, ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्ट ना करे। तो इधर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। पर क्वेश्चन ये है कि अगली बार आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नीचे स्टेटमेंट्स दी हो, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है, इज अ सिस्टम, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, सिर्फ लिख ही देता हूँ, इज अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स पावर आर डिफाइंड एंड लिमिटेड। ये जो लिखने वाला पार्ट है अगर आपको स्लो लगता है ना तो यहाँ पर आप स्पीड को बढ़ा दिया करो, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप उस चीज को आगे भी स्किप कर सकते हैं। लिमिटेड बाय अ सेट ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल लॉज, टिपिकली, ये ना इसे ऐसे लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन, तो और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फंडामेंटल लॉज समझ गए ना क्या है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इट इज ऑपरेटेड अंडर रूल ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये किस लिए है, फॉर, ऊपर वैसे सेकंड स्टेटमेंट लिखा है बट मैं लिख देता हूँ, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल्स लिबर्टी, ठीक है, इंडिविजुअल्स लिबर्टी। थर्ड चीज, एक और चीज याद रखो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है ना, इसके अंडर जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कि स्टेट्स को कुछ पावर दे रखी है, ठीक है, जो जुडिशरी है वो अलग है, ठीक है, वो इन सारी चीजों को देख रही है, प्लस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना रखी है, उनकी अलग अलग पावर्स हैं, बट एक सेंट्रल पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, ठीक है, मोनार्की के एकदम अगेंस्ट है, ओके। और ऊपर वाली जो बात बोली गई थी ना, ये तो मोनार्की से रिलेटेड थी, तो इसमें प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिर्फ यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है, पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे प्यास बहुत लगती है। देखो, इस क्वेश्चन में भाई साहब समझाने के लिए बहुत कुछ है, अंत मची हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट। बस क्या पता, यहां पर अगली बार जुडिशियल पावर्स पूछ ले, एग्जीक्यूटिव पावर्स पूछ ले, लेजिस्लेटिव पावर्स पूछ ले, तो आपको तो गवर्नर की हर टाइप की पावर पता होनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ तो ये खेल जाएंगे। अब जिसने ये चीजें पहली बार पढ़ी है तो उसे बहुत सारी चीजें पहले ही समझ में आ जाएगी कि ये तो इसकी पावर नहीं है, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो पहले मैं आपको सारी पावर्स बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि जुडिशियल पावर क्या है, ये सबसे कम है इसलिए पहले ये करवा देता हूँ, जुडिशियल पावर्स, ठीक है। जुडिशियल पावर जो है वो ये है कि सबसे पहले तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं, किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है, अब आप बोलोगे अच्छा हाई कोर्ट के जज का नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। याद रखना, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, और जो गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जब भी किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाने वाला है तो गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इनकी एक जुडिशियल पावर है, गवर्नर इज कंसल्टेड, is consulted for appointment of for appointment of high court judge, बट इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये जुडिशियल जो पावर थी ये सबसे कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी सारी पावर जरा आगे आके देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहली पावर एग्जीक्यूटिव, यही सबसे ज्यादा पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ये कौन कौन सी है? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट है, किस किस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ये? ऑफ सीएम प्लस अदर मिनिस्टर्स, कर सकते क्या है, करते ही हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स प्लस आपने सुना होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। इनका क्या करते हैं ये? इनका भी अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद दूसरी पावर क्या है? कैन ग्रांट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू ये पावर है इनके पास कि ये पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी का भी सेंटेंस, अगर वो स्टेट लेवल ऑफेंस है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव एंड कॉम्यूट, कॉम्यूट कब कर सकते हैं? कॉम्यूट सेंटेंसेस
इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? रीजन नहीं, सॉरी, एक जैसे हम कहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है कि ये किसके लिए कर सकते हैं? फॉर स्टेट लेवल ऑफेंसेस, स्टेट लेवल ऑफेंसेस। ठीक है। उसके बाद इनकी जो थर्ड पावर है वो क्या है कि ये इन जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे वो इन्हीं के नाम पे होंगे। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन हिज नेम। उसके बाद आप लास्ट जो एक है, मतलब कि मैं सिर्फ मेन मेन लिखवा रहा हूँ। ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव पावर ऊपर लिखी हुई है, उसके आगे मैं लिख दूंगा वो एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है। तो एक और है, कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पावर है इनके पास, कौन सी पावर है नेक्स्ट? लेजिस्लेटिव पावर। पावर्स कोशिश करता हूँ यार और अच्छे से लिखने की। आई नो क्लास के एंड होते होते पता नहीं क्या होता है, मेरी राइटिंग ऐसी हो जाती है, मुझे ही खुद पसंद नहीं आ रही होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको समन भी कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। क्या है? समन्स, प्रोरोग्स, प्रो यूजीएस, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व। डिसॉल्व्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि अगर कोई भी बिल है तो उसको एसेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका एसेंट रोक भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर उसे वापस कंसीडरेशन के लिए दे सकते हैं। लेकिन एक और इनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, कि ये जो कोई भी एक बिल है उसे रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए। ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं। पहले तो एसेंट टू अ बिल। दूसरा क्या कर सकते हैं? प्लस विद होल्ड कर सकते हैं, ये पावर है, विद होल्ड अ बिल। प्लस क्या कर सकते हैं, अब तो ये विद होल्ड द बिल के ऊपर भी एक आपको पता है कि करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। आई गेस मार्च में ये करंट अफेयर्स आई थी कि अब क्या है, एक लिमिटेड टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर है बिल को होल्ड करने की, विद होल्ड करने की, वो उसके लिए टाइम स्पैन डिसाइड कर सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट? इसके ऊपर भी क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये सब हम करंट अफेयर में कन्वर्ट, मतलब कि कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार कंप्लीट को कन्वर्ट क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। प्लस एक चीज क्या है और जो मैंने अभी आपको बताया कि रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। प्लस लास्ट जो इनके पास एक स्पेशल पावर है वो क्या है? रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है। अरे भाई साहब, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए तो जगह ही नहीं बची। वाह जी वाह। यहाँ तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा जो कि कल की क्लास का है। यहाँ भी हमने लिख लिया है, कहाँ पे लिखवाया जाए? ओके, चलो यहाँ पे नीचे भी कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर, लास्ट है ये, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए जिसे हम कहते हैं कि रिजर्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जिस बिल को रिजर्व कर सकते हैं वो इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है कि एकदम अलग से पावर सिर्फ इनके पास ही है। तो एक तो यही वाली हो गई, ठीक है, जो ये लास्ट वाली है, रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, एक तो वो हो गई। ठीक है, दूसरी चीज ये लिखवा देता हूं मैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगना है तो उसकी इम्पोजिशन का रिकमेंडेशन गवर्नर देता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, recommending the imposition of president's rule। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन पा रही है, ठीक है, कोई भी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है, तो उस केस में गवर्नर की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सीएम को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो कब कर सकते हैं मैं लिख देता हूँ, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज क्लियर मेजॉरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है कि स्टेट असेंबली को अगर डिसॉल्व करना है तो इनके पास वो पावर है। ठीक है, ये इनके पास ही सिर्फ पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है सिर्फ वो पावर जो इनके पास है। तो यहां से ही जो पावर है ना, एक जो इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है डिसॉल्व करने की, वो इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिसॉल्विंग ऑफ स्टेट असेंबली। कल से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने पड़ेंगे लग रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर 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 कोई भी स्टेट है उसमें, कोई भी स्टेट है अगर उसमें जिसे हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने की अपॉर्चुनिटी हो तो वो गवर्नर बन सकता है। तो वो भी एक क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या है, एक्टिंग, एक्टिंग एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेटर ऑफ अ एडजॉइनिंग यूटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारी पावर्स थी। अब जरा आ जाओ, और ना मैं ये भी लिखवा देता हूँ आपको। मैंने बोला था ना पीछे एक पावर है, तो ये है वो एक एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव पावर। एक ऑप्शन तो मैंने आपके लिए हटा दिया। ठीक है, जगह नहीं थी लिखने की इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आ जाओ इधर, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। मैंने अभी आपको बताया कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये पावर और किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, क्या ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है? क्या गवर्नर के अलावा ये कोई और कर ही नहीं सकता? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, बट इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। अपने बिहाफ पे ही किसी और को भी बोल सकते हैं कि आप अपॉइंट कर दो। ठीक है, रिजर्विंग अ सर्टेन बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही बात हो गई अभी समझाया था। ठीक है, प्लस मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अब आपको जुडिशियल पावर भी पता चल गई है, आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी पता चल गई है, लेजिस्लेटिव भी और डिस्क्रिशनरी भी। बाकी 61 क्वेश्चन ये तो कल का काम है। आज के लिए बस इतना ही है, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है।